हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गू डाओ बिमिंग के पास जाता है और उसे बताता है मास्टर जू का हेल हाउंड और तुम्हारी बैटल स्पिरिट यानी कि स्नोबॉल दोनों के दरमियान में फाइट हो रही है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, पता नहीं वहाँ पर क्या हो जाए। वो दोनों जल्दी से भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं। बिमिंग और गू डाओ जैसे शहर से बाहर जाते हैं फाइट वाले सीन पर, तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फाइट वगैरह तो हो नहीं रही होती, बल्कि कजिन वहाँ पर बैठा एक बड़ी सी हांडी के अंदर कुछ पका रहा होता है, जबकि स्नोबॉल के हाथ में एक गोश्त का टुकड़ा होता है। वो सारे बिमिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिमिंग स्नोबॉल से पूछता है क्या तुम ठीक हो। स्नोबॉल उसे कहती है चिरिप चिरिप, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोर फादर और सूसू भी वहाँ पर आ जाते हैं। फोर फादर कहते हैं छोटा सा कॉटन बॉल तो अभी तक जिंदा है, फिर मेरा हेल हाउंड कहाँ पर चला गया। जबकि सूसू स्मेल को सूंघते हुए कहती है इस खाने की खुशबू मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, ये किस तरह की खुशबू है। कजिन उसे कहता है क्या तुम कहना चाहती हो कि इसकी खुशबू बिल्कुल हेल हाउंड जैसी है। सूसू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुमने इसके हेल हाउंड को मारकर इस बड़े से बर्तन में पका दिया है। बिमिंग आगे बढ़ता है और उस बड़ी सी हांडी में चमचा मारते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक वारपैट था, वैसे भी फोर फादर को उन रुइंस के अंदर जाकर बहुत सारे और वारपैट मिल जाएंगे। क्यों जी फोर फादर, पिछली एपिसोड में आपने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि आपको उस रुइंस के अंदर से नए वारपैट्स मिल जाएंगे, अगर मैं उसे मारना चाहूँ तो जाकर मार सकता हूँ। लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा थक गए होंगे, आप ये डॉग मीट खा लें, इससे आपको ताकत मिलेगी। फोर फादर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये कमीने तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन लोगों ने मेरे हेल हाउंड को मार डाला और मेरे सामने उसका गोश्त पकाकर खा रहे हैं। फोर फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं वार बीस्ट अपने एम्परर लेवल के पीक पर था, वो बहुत जल्दी एक गार्ड लेवल का बनने वाला था, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से पिद्दी वार बीस्ट ने उसको मार डाला। अगर आज तुम मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी वार बीस्ट दोनों को मार डालूंगा। बिमिंग जल्दी से अपने स्केलेटल गन को निकाल लेता है और मास्टर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किस चीज की एक्सप्लेनेशन दूं? तुम्हारे वार बीस्ट ने मेरे वार बीस्ट के ऊपर पहले अटैक किया, अगर तुम्हारा वार बीस्ट मेरे वार बीस्ट को मार देता तो तुम लोग कहते कि वो बदला ले रहा है, अगर मेरे वार बीस्ट ने उसको मार दिया है तो मैं भी तो कह सकता हूँ कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इसको मारा है। तुम्हें क्या लगता है कि जू फैमिली का वार बीस्ट है और हमारा वार बीस्ट नहीं है? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं स्टार सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, तुमने मेरे वार बीस्ट को मारने की कोशिश की है, अगर तुम लोग मुझे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो फिर मैं तुम लोगों को शहर से बाहर निकाल दूंगा। फोर फादर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा होशियार है, हालांकि यहाँ पर मेरा वार बीस्ट मरा है और ये लोग मेरे वार बीस्ट को खा रहे हैं, फिर भी ये मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। लेकिन साथ ही वो अपने गुस्से को छोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे अभी उस गॉड लेवल की रुइंस के अंदर जाना है, पता नहीं वहाँ से कौन सा खजाना मिलेगा, इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे इसके सामने हार माननी होगी। वहीं पर जो जू फैमिली के हंटर खड़े होते हैं वो कहते हैं तुम्हें इस तरह की बातें हमारे फोर फादर के सामने नहीं करनी चाहिए, अगर हमारे फोर फादर ने उस दिन अपनी फुल पावर को यूज किया होता तो तुम कभी भी यहाँ पर खड़े नहीं होते, तुम अब तक मर चुके होते। बिमिंग उन सब से कहता है तो अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम लोग अपने फोर फादर से ये क्यों नहीं कहते कि वो अपनी उस सारी स्ट्रेंथ को यूज कर ले जो उस दिन उसने नहीं की थी। अभी तो देखो तुम्हारे फोर फादर के पास कितनी स्ट्रेंथ है। मास्टर जू उसे कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत ही पावरफुल और बड़ा हंटर समझ रहे हो, लेकिन हमारे एंसेस्टर जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं। और साथ ही वो अपने एंसेस्टर से कहता है फोर फादर आगे बढ़े और इसको मार डालें, इसे भी तो दिखाएं हमारी जू फैमिली वाले हंटर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन उनके फोर फादर चुपचाप खड़े होते हैं, आगे से उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो। साथ ही वो मास्टर जू से कहते हैं अगर तुमने दोबारा अपने मुंह से कोई लफ्ज निकाला तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो मास्टर जू के पेट में एक जबरदस्त किक मारते हैं। गू डाओ और उसका कजन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फोर फादर मास्टर जू से कहते हैं तुम अभी तक इतने बड़े नहीं हुए कि मेरे सामने खड़े हो सको, जब मैंने बिमिंग के साथ दोस्ती करने का फैसला कर लिया था तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके वारपैट को नुकसान पहुंचाने की। साथ ही फोर फादर बिमिंग से कहते हैं ब्रदर चैन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लोगों को जरा भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया क्योंकि मैं काफी अर्सा तक यहाँ पर नहीं था, इसलिए ये सारे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इन सब लोगों ने तुम्हारे वार बीस्ट को मारने की कोशिश की, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैंने इसको सजा दे दी है, क्या इतनी सी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए काफी है? गू डाओ कहता है ये बूढ़ा तो बहुत ज्यादा जहरीला है, ये तो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहा, मुझे लगता है कि इसका इसमें भी कोई फायदा है। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है बिमिंग तुम्हें इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि गॉड लेवल की रुइंस के अंदर जाने के बाद ये लोग हम पर अटैक कर दें और हमसे सारा खजाना छीन ले। बिमिंग फोर फादर से कहता है अगर दोबारा तुम्हारी जू फैमिली वालों ने मेरे वारपैट या फिर मेरे लोगों पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तुम सब लोग भी जाकर आराम करो, हम लोग कल उन रुइंस के लिए जाएंगे और उन रुइंस को जाकर एक्सप्लोर करेंगे। बिमिंग के वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर जू अपने पैट्रियार्च यानी फोर फादर से कहते हैं
पैट्रियार्च, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता है कि आप अपने एम्परर लेवल के पीक पर हैं, आपकी कल्टीवेशन उससे बहुत ज्यादा हाई है, फिर आपको उस लड़के से डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का एम्परर लेवल का हंटर है। फोरफादर मास्टर जू से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उस दिन उसे जानबूझकर छोड़ दिया था? अगर उस लड़के को मारना इतना ज्यादा आसान होता तो मैं उसे उसी दिन मार देता जिस दिन हमारी पहली फाइट हुई थी। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बेटे की मौत का बदला और मेरी बेइज्जती का बदला वो दोनों मैं इस लड़के से जरूर लूंगा। एक बार उन रुइंस के अंदर से सारा खजाना मेरे हाथ में लगने दो, उसके बाद देखना मैं इस लड़के से इस बात का बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। वो सारे लोग उन रुइंस में पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग उन रुइंस के अंदर एंटर होते हैं, थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ स्टैचूज नजर आते हैं, छोटे छोटे शेर के स्टैचूज। वहाँ पर 2 स्टैचू होते हैं जो कि एक दरवाजे के ऊपर पिलर्स के ऊपर बैठे होते हैं। हालांकि वो दरवाजा काफी ज्यादा बड़ा होता है। सूसो उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये दरवाजे को देखकर तो लगता है ये हजारों साल पुराना है। इनने वाकई में ठीक कहा था, यहाँ पर हमें बहुत सारा खजाना मिल सकता है। इस बड़े से दरवाजे को खोलने के बाद मैं तो देखने के लिए बेचैन हूँ, पता नहीं हमें कौन सा खजाना मिलेगा। फादर आगे बढ़ते हैं और उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देने के बाद फिर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाते। फोरफादर उनसे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दरवाजे को हम इतनी आसानी से खोल पाएंगे, लगता है कि इसके पीछे कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है। तुम सब लोग यहाँ पर फैल जाओ और देखो कि यहाँ पर कोई बटन लगा हो, यहाँ पे किसी चीज को प्रेस करने से ये दरवाजा ओपन हो जाए। एक वीडियो बीमिंग से कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें कोई रास्ता ना मिला इस दरवाजे को ओपन करने का तो फिर हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? बीमिंग अपने हाथ पर ब्लैक गोल्ड मैकेनिज्म वाला वो रोबोटिक आर्म पहन लेता और कहता है, अगर तुम लोग कोई रास्ता ढूंढ भी लेते हो इस दरवाजे को ओपन करने का तो मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा इतनी आसानी से खुलेगा। हम लोग किसी बटन को ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें जबकि हम इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बीमिंग अपनी रोबोटिक आर्म के अंदर लेजर बीम को रेडी करता है और कहता है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि इससे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और फिर वो सारे लोग भागते हुए पीछे हट जाते हैं जबकि बीमिंग अपनी लेजर बीम को शूट करता है और सामने दरवाजे के पास एक बड़ा सा धमाका होता है और वह दरवाजा टूट जाता है। इंग सुसु भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, बीमिंग के हाथ में जो गन है ये तो ब्लैक गोल्ड आर्मर से बनी हुई है, ये तो स्टार अलायंस वालों का वेपन है। आयशा बीमिंग के पास क्या कर रहा है? दरवाजे के टूटने के बाद जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं अंदर बहुत सारी हंटर्स की लाशें पड़ी होती है, जबकि वहाँ पर काफी सारा खजाना होता है, लेकिन वो सारा इतना ज्यादा कीमती नहीं होता क्योंकि वो सारे का सारा खजाना पीतल का बना होता है। यिंग सुसु अंदर आती है और कहती है, इतनी तुमने इन रुइंस की तारीफ की थी, इस खजाने को देखकर लगता तो नहीं कि ये खजाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं लगता। वहीं पर जमीन के ऊपर एक बेल पड़ी होती है और फादर उस बेल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो कोई भी खास खजाना नहीं है, मुझे तो लगा था शायद यहाँ पर हमें कोई एंशिएंट हॉरिक्रूक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर तो सारे का सारा पीतल का बना हुआ माल है। और वो गुस्सा हो जाते हैं और वो उस बेल को किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, तुमने कहा था कि इस रुइंस का मास्टर एक गॉड लेवल का हंटर है, लेकिन इस सारे खजाने को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। फोरफादर ने जिस बेल को किक मारी होती है वो सामने दीवार के साथ जाकर टकराती है जहाँ पर एक हंटर की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो बेल जैसी वहाँ पर टकराती है तो उसमें से आवाज निकलती है और उसके आवाज के निकलने के साथ ही वो डेड बॉडी जिंदा होना शुरू हो जाती है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। वहाँ पर जितनी भी हंटर्स की लाशें होती है वो सारी उठ खड़ी होती है और वो सारे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। सारे हंटर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, आहिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ये सारी लाशें फिर से अपने आप चलने कैसे लग गई? बीमिंग कहता है, लगता है मदर गोस्ट की तरह यहाँ पर भी कोई ऐसा गोस्ट है जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है। गुडाओ चिल्लाते हुए बीमिंग से कहता है, बीमिंग वहाँ पर देखो, वहाँ पर सामने एक बहुत ही हास वाला गोस्ट है। बीमिंग सामने की तरफ देखता है तो सामने चोगा पहने हुए हाथ में छड़ी पकड़े एक मैजिशियन टाइप का बंदा होता है। वो इन सब से कहता है, जो भी इस हॉल ऑफ अंडरवर्ल्ड में आएगा उसे मरना होगा। और वो अपनी छड़ी को जमीन के ऊपर मारता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर में से भी ज़ॉम्बीज निकलना शुरू हो जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं और जंप करते हुए उन सारे हंटर्स के ऊपर अटैक करते हैं। उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी के पास एक तलवार होती है और वो अपनी तलवार के साथ फोरफादर के ऊपर अटैक करते हैं। फोरफादर उसके अटैक को डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी तलवार का अटैक फोरफादर के बाजू पर लगता है, एक छोटा सा कट लग जाता है। फोरफादर अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करके उस ज़ॉम्बी को पीछे की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने बाजू की तरफ देखते हैं जिसके ऊपर उन्हें कट लगा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस जगह पर उन्हें कट लगा होता है उसके इर्द गिर्द की सारी जगह गल सड़ जाती है, बिल्कुल एक डेड ज़ॉम्बी की बॉडी की तरह। फोरफादर जल्दी से अपने पास एक हीलिंग पिल निकालते हैं और उसे खा जाते हैं। उसे खाने के बाद वो अपने सहन
सहम की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस मेडिसिन को खाने के बाद भी मेरे सहम पर कुछ भी हीलिंग इफेक्ट नहीं हुए। यहाँ पर जो पीतल के वेपन्स हैं ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनकी वजह से मेरी बॉडी का ये हाल हो गया। ब्लैक विडो बीमिंग से कहती है अभी अभी उन ज़ॉम्बीज़ के बॉस ने कहा कि ये एक अंडरवर्ल्ड का रूम है जहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स अंडरवर्ल्ड के हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी जो पीतल के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यही असल खजाना है जिसे ये सारे ज़ॉम्बीज़ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीमिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये पीतल के वेपन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। यहाँ तक कि फोरफादर एक एम्परर लेवल के हंटर हैं और वो मेडिसिन को यूज करने के बाद भी अपने जख्मों को हील नहीं कर पा रहे। लगता है कि इन सारे वेपन्स को बाहर ले जाकर स्टडी करना पड़ेगा। बीमिंग अपने सारे साथियों से कहता है लगता है कि इन ज़ॉम्बीज़ के बॉस को इनके बारे में बहुत कुछ पता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ूं, इसलिए कोई भी इसे मारेगा नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 71 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कार्ड लेवल की एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी तक जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो सारे लोग उन रूइंस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनका सामना ज़ॉम्बीज़ के साथ होता है। वहीं पर ज़ॉम्बीज़ का बॉस भी होता है। बीमिंग कहता है यहाँ पर जितना भी खजाना पड़ा हुआ है वो सारे का सारा पीतल का बना हुआ है, लेकिन ये सारा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मुझे इन सारे ज़ॉम्बीज़ के पास जितना भी खजाना है उसको स्टडी करने के लिए इस बड़े बॉस को जिंदा पकड़ना होगा। मुझे लगता है शायद इसको इस पीतल वाले खजाने के बारे में कुछ पता होगा। तो सारे भी उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन हम लोग इनको जिंदा कैसे पकड़ेंगे, ये सारे लोग तो पहले से मरे हुए हैं। जिंग सुसु एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिंग सुसु कहती है ये सारे तो मरे हुए हैं, तुम चाहते हो कि मैं इसको जिंदा पकड़ूं, अब मुझे बताओ मैं इसको जिंदा कैसे पकड़ूं। बीमिंग भी रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को क्लियर करते हुए बॉस ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ता और कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इस बॉस ज़ॉम्बी को पकड़ना है। चलो देखते हैं इसे जिंदा पकड़ पाते हैं या नहीं। बीमिंग के हाथ में उसका स्केलेटल गन होता है। वो अपने स्केलेटल गन के साथ जैसे बॉस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है वो भी अपनी छड़ी को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बीमिंग को पीछे की तरफ धकेल देता है। बीमिंग को इतना जबरदस्त झटका लगता है कि वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। वो ज़ॉम्बी बॉस अपनी झड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है और पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर जितनी भी तलवारें पड़ी होती हैं उन सारी तलवारों को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है और उन सबको बीमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भेजता है। जैसे वो सारी तलवारें उड़ती हुई बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे जाती हैं वो सारे लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं बीमिंग अपनी तरफ देखो, ये सारी तलवारें तुम्हारी तरफ आ रही हैं। बीमिंग उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उन तलवारों के अटैक से बचता है। बीमिंग कहता है वैसे तो ये ज़ॉम्बी बॉस किंग लेवल के हंटर के बराबर है, लेकिन अभी अभी इसने जो पावर रिलीज की है वो एक एम्परर लेवल के बराबर की है। आखिर इसके साथ मसला क्या है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसी वक्त स्नोबॉल आगे बढ़ती है और बीमिंग को चिरप चिरप करते हुए कुछ कहती है। बीमिंग उसे कहता है अब तुम्हें क्या कहना है। वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर का स्टैचू होता है। स्नोबॉल उसे कहती है मुझे ये स्टैचू उसके ऊपर गिराना है। बीमिंग कहता है लेकिन ये स्टैचू तो बहुत बड़ा और भारी लग रहा है, क्या तुम इसको उठा पाओगी। स्नोबॉल आगे से चिरप चिरप करती है यानी कि वो उठा लेगी। बॉस ज़ॉम्बी फिर से वही अल्फाज को रिपीट करता है कि जो भी यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के इक्विपमेंट रूप में खजाना चोरी करने के लिए आएगा उसे मरना होगा। गूड हाउस की तरफ देखता है और बीमिंग से कहता है बीमिंग जल्दी से बचो, ये फिर से हम पर अटैक करने वाला है। बीमिंग भी हैरान हो जाता है। जैसे ही वो बॉस ज़ॉम्बी पर अटैक करने वाला होता है अब यहाँ पर स्नोबॉल की एंट्री होती है। स्नोबॉल उस बड़े से मॉन्स्टर के स्टैचू को खींचते हुए उस अटैक के सामने कर देती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो सारे लोग इस तरफ देख रहे होते हैं कहीं बीमिंग के ऊपर इस धमाके का असर तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर स्टैचू सामने होता है और स्नोबॉल सामने खड़ी होती है। अब बीमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर मेरी स्नोबॉल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई, इसने इस बड़े से स्टैचू को खींच कैसे लिया। वो बॉस ज़ॉम्बी बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा होता है कि जो कोई भी अंडरवर्ल्ड के इक्विपमेंट रूम में खजाना चोरी करने के लिए आएगा उसको मरना होगा। और वो फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए सारी तलवारों को हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे भेजता है। लेकिन स्नोबॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही वो उस बड़े से ब्रोंज के स्टैचू यानी पीतल के स्टैचू को उठाकर उस बॉस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहाँ से धूल हटती है तो वो बॉस ज़ॉम्बी उस बड़े से स्टैचू के नीचे आ जाता है। फोरफादर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं बीमिंग का बैटल पैट ये तो हर रोज ताकतवर होता जा रहा है। वो बॉस ज़ॉम्बी उस स्टैचू के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है जबकि बीमिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और स्नोबॉल से कहता है लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जरा इसको थोड़ा सा और सबक सिखाओ। स्नोबॉल भी इसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बॉस ज़ॉम्बी हार मानता है वहाँ पर जितने भी छोटे ज़ॉम्बीज होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं। बीमिंग उस रूम में इर्द गिर्द देखता है। उन लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज और बहुत सारे खजाने को इधर उधर फेंका होता है क्योंकि अटैक के दौरान बहुत सारे खजाने पर अटैक हुआ होता है, लेकिन किसी के ऊपर एक क्रैक भी नहीं होता। बीमिंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है
और कहता है यहाँ पर ये सारा खजाना कितना पुराना है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक क्रैक भी नहीं आया। उस बॉस ज़ॉम्बी से पूछता है तुम सब लोग यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये जितने भी स्टैचूज हैं इनके ऊपर कोई स्क्रैच क्यों नहीं आया। वो बॉस ज़ॉम्बी आगे से उसे कुछ कहता है, कैटाक्लिज्म। वो बिमिंग से कहता है तुम सब लोग यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के इक्विपमेंट रूम में बिना परमिशन के दाखिल हुए हो और यहाँ से खजाना चोरी करने वाले हो, इसलिए आउटर स्पेस के डीमन को रिलीज किया जाएगा जो कि तुम सब लोगों को मार डालेगा और तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बिमिंग उसके अल्फाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब इस कैटाक्लिज्म का क्या मतलब है और साथ ही ये आउटर स्पेस का डीमन क्या है। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है मैंने ये कैटाक्लिज्म का लफ्ज पहले सुना हुआ है, मैंने सुना था कि हजारों साल पहले इन रूइंस के अंदर कैटाक्लिज्म हुआ था, पुरानी बुक्स के अंदर कैटाक्लिज्म के बारे में लिखा हुआ है। ब्लैक विडो कहती है उन किताबों में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हजारों साल पहले ये रूइंस, इनको रूइंस नहीं कहा जाता था, इनको लैंड ऑफ हीवन कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे और ये बिल्कुल असली हालत में थी, यानी ये खंडर नहीं हुआ करते थे। तब अचानक से एक हादसा हुआ और ये सारे की सारी रूइंस इन खंडर्स में बदल गई और यहाँ पर रहने वाले सारे लोग मर गए और वो सारा अपना खजाना पीछे छोड़ गए। अब जिस हादसे की वजह से ये सारी रूइंस बनी है, इसी को शायद कैटाक्लिज्म कहते हैं। जिंग सुसु आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है हालांकि मुझे कैटाक्लिज्म से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आउटर स्पेस का डीमन क्या है मुझे इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, ये पता नहीं क्या चीज के बारे में कह रहा है। फोरफादर बिमिंग से कहते हैं अगर आउटर स्पेस का कोई डीमन यहाँ पर मौजूद है तो उसको यहाँ पर हजारों साल पहले कैद किया गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब तक वो आउटर स्पेस का डीमन यहाँ पर जिंदा होगा, हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो बिमिंग से पूछता है अब तुम इस बॉस ज़ॉम्बी का क्या करने वाले हो। बिमिंग कहता है मुझे लगता है कि ये बॉस ज़ॉम्बी ये काफी ज्यादा स्पेशल है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी वापस ले जाऊँ और शायद दोबारा से इसको जिंदा किया जा सके। हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आउटर स्पेस के डीमन के बारे में और इन रूइंस के बारे में, क्योंकि ये रूइंस बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही रूम में आए हैं। बिमिंग उन सब से कहता है तुम सब लोग अपना अपना अलग अलग काम करो, मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे रोल्स दे देता हूँ। बिमिंग जनरल वी और मास्टर जेंग से कहता है तुम दोनों जाओ और कुछ लोगों को लेकर आओ और इन सारे ब्रॉन्ज के स्टैचूज को यहाँ से बाहर ले जाओ, यहाँ पर कोई भी खजाना बचना नहीं चाहिए। बाकी के सारे यहाँ पर ढूंढो, शायद हमें कोई और खजाने वाला रूम मिल जाए। मुझे लगता है कि रूइंस इतनी ज्यादा छोटी नहीं हो सकती, यहाँ पर और बहुत सारे सीक्रेट रूम होंगे, तुम्हें सबको मिलकर किसी सीक्रेट रूम को ढूंढना होगा ताकि हमें खजाना मिल सके। फिर वो सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। बिमिंग, गुडाओ और ब्लैक विडो वो तीनों एक तरफ जा रहे होते हैं। गुडाओ कहता है अब मुझे यहाँ पर सीक्रेट डोर कहाँ पर मिलेगा। वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दीवार के साथ बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। गुडाओ उसकी तरफ देखता और कहता है अब ये थोड़ा सा अजीब है, यहाँ पर अजीब सी मिट्टी क्यों लगी हुई है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है और दीवार के ऊपर लगी मिट्टी के ऊपर अपना हाथ रखता है, वहाँ से पावर्स रिलीज होती है और गुडाओ पीछे की तरफ गिर जाता है। बिमिंग गुडाओ से कहता है गुडाओ तुम्हें क्या हुआ। वो सारे लोग भागते हुए उस तरफ आ जाते हैं जहाँ पर गुडाओ ने टच किया था, वहाँ पर से मिट्टी हट जाती है और वहाँ पर एक डोर अपीयर होता है और उस दरवाजे के अंदर से हरे रंग की कुछ फायर अपीयर हो रही होती है। बिमिंग उस फायर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस फायर का नाम फायर ऑफ पुरगाटरी होता है। बिमिंग उस फायर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इस फायर को यूज किया जाता है अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हंटर्स अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए इस फायर को रिफाइन करते हैं। जब हम लोग किंग लेवल के हंटर बनते हैं तो इसके आगे लेवल अप करने के लिए हमें या तो सोल स्टोन्स की जरूरत होती है या फिर फायर ऑफ पुरगाटरी की जरूरत होती है। स्टार अलायंस में भी बहुत सारे लोग इस फायर ऑफ पुरगाटरी को चाहते हैं, लेकिन इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं, स्टार अलायंस वालों को भी ये चीज नहीं मिली होगी, हमें ये चीज मिल चुकी है, हम लोग अपने आप को रिफाइन करके लेवल अप कर सकते हैं। जिंग सुसु और मास्टर ली भी वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर ली कहते हैं यहाँ पर इतनी ज्यादा फायर ऑफ पुरगाटरी है, अगर हम इस सारी को बेचेंगे इससे हमें इतना ज्यादा पैसा मिल सकता है कि हम ब्लैक पगोडा को 10-20 बार बेच सकते हैं। जिंग सुसु कहती है अगर हम लोग इस दरवाजे को ओपन करके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर और भी ज्यादा फायर ऑफ पुरगाटरी मिलेगी। एक बार ये फायर ऑफ पुरगाटरी हमारे ब्लैक पगोडा वालों के हाथ में लग जाए, हम लोग स्टार अलायंस वालों के साथ डील कर सकते हैं और वहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल जगह मिल सकती है। मास्टर ली कहती हैं लेकिन हम लोग चेन बिमिंग के साथ कैसे डील करें, उससे हम लोग ये सारी फायर ऑफ पुरगाटरी कैसे छीनेंगे। जिंग सुसु से कहती है हमें यहाँ पर सिर्फ चेन बिमिंग के साथ नहीं निपटना बल्कि फोरफादर भी यहाँ पर खड़े हैं। अगर फोरफादर को इस बारे में पता चल गया कि हम ब्लैक पगोडा वालों को इस फायर ऑफ पुरगाटरी को प्रोसेस करने का तरीका आता है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी अलायंस ज्यादा देर तक टिक पाएगी। वैसे तो हम सब लोग सिर्फ नाम की अलायंस है, ये हम पर अटैक करेंगे
और हमसे ये फायरा पुरगाटरी छीन लेंगे, हम सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पहले यहाँ पर देखो कि होता क्या है। और यहीं पर फायरा पुरगाटरी को देखकर उन सब के दिल में लालच शुरू हो जाती है। फोरफादर आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारी फायरा पुरगाटरी है, मुझे ये फायरा पुरगाटरी चाहिए ताकि मैं अपने गॉड लेवल पर जा सकूं। फोरफादर बिमिंग से कहते हैं, तुम इस सारी फायरा पुरगाटरी का 70% लेना चाहते हो, जो कि हमारी पहले डील हुई थी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। बिमिंग उसे कहता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? हम लोगों ने पहले से डील की थी कि यहाँ का जितना भी खजाना होगा उसका 70% मेरा होगा और बाकी का 30% तुम दोनों का। फोरफादर उसे कहते हैं, मैं तुमसे परसेंटेज को चेंज करने का नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले रूम में से हमें जितना भी पीतल का खजाना मिला था मुझे वो नहीं चाहिए, वो सारा तुम रख सकते हो। उसके बदले में मुझे फायरा पुरगाटरी चाहिए, तुम ये 40% मुझे दे दो और बाकी का 60% तुम दोनों आपस में बांट लो। बाकी का सारा मसला तुम्हारा और ब्लैक बिल्डिंग वालों के दरमियान का है, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को कितने कितने परसेंट चाहिए। मास्टर लिए आगे बढ़ते हैं और फोरफादर से कहती है, अगर तुम अकेले 40% ले लोगे तो हमारे लिए तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बिमिंग ने 70% रखना है। फोरफादर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहती हैं, ये तो तुम दोनों के दरमियान है कि तुम दोनों आपस में कैसे डील करते हो, बिमिंग के साथ डील कर लो, शायद तुम्हें भी कुछ परसेंटेज मिल जाए। ब्लैक विडो फोरफादर से कहती है, जब न्यू सिटी में हम लोगों की बात हुई थी तब हम लोगों ने एक डील की थी, यानी 70% हमारा होगा और 30% तुम दोनों का होगा। और यहाँ पर आते ही जब तुमने फायरा पुरगाटरी को देखा तो तुम्हारा दिमाग चेंज हो गया, अब तुम लालच कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें नहीं लगता कि बाहर वाले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? तुम तो बहुत बड़े लालची हो। गुडाओ भी कहता है, हाँ बॉस, मुझे लगता है कि इन्होंने कोई ना कोई प्लान बना रखा है, ये जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ताकि हम वो लोग इनके साथ फाइट करें, वरना अचानक ये बुड्ढा अपना जहन कैसे चेंज कर सकता है? इसे पता था कि इसे 30% मिलने वाला है, फिर अचानक ये ऐसा क्यों कह रहा है? बिमिंग आगे से हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, हाँ मुझे पता है कि फोरफादर का प्लान क्या है। इन्होंने कुछ लोगों को रूइंस के बाहर तैयार रखा हुआ है, जैसे ही हम लोग यहाँ से खजाना लेकर बाहर निकलेंगे वो हम लोगों पर अटैक करेंगे और हमसे सारा खजाना छीन लेंगे। इनका प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या फोरफादर आपको इतना श्योर है कि आपके जितने भी लोग बाहर खड़े हैं वो हमसे ये सारा खजाना छीनने के काबिल हैं? और यहीं पर हमारी एपिसोड 72 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गार्ड लेवल के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था उन रूइंस के अंदर जैसे उन सब लोगों को ग्रीन फायर यानी कि फायरा पुरगाटरी मिलती है, वो सारे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। फोरफादर सबसे पहले उनसे कहते हैं कि मुझे इसका 40% चाहिए, मुझे उस पीतल वाले खजाने में से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सारा तुम लोग रख सकते हो। लेकिन इस बात को ब्लैक पगोडा वाले नहीं मानते और वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 40% अकेले तुम ले जाओगे तो हमें इसमें से क्या मिलेगा? बिमिंग भी कहता है, फोरफादर ने अपने कुछ लोगों को बाहर खड़ा कर रखा है ताकि जैसे हम लोग खजाना लेकर बाहर निकलेंगे वो हम पर अटैक करके हमसे सारा खजाना छीन लेंगे। फोरफादर से कहता है, आपका प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपके लोग क्या इस काबिल हैं कि वो हमसे सारा खजाना छीन सके? फोरफादर बिमिंग की बात सुनने के बाद तालियां जाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई में एक सिटी लॉर्ड होने के लायक हो, बहुत ज्यादा जीनियस हो, तुमने मेरे प्लान को जांच लिया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे ये फायरा पुरगाटरी चाहिए और मैं ये तुमसे लेकर रहूंगा। मैं तुमसे आखिरी बार आराम से कह रहा हूँ, अगर तुम इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करते हो यानी कि 40% मुझे देने को तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आगे तक बढ़ूंगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं फाइट करूंगा। बिमिंग आगे से हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, अगर आप वाकई में एक चेंज चाहते हैं तो फिर ठीक है, ये यंगर जनरेशन वाले लोग, ये बच्चे आपकी इस बात को जरूर मानेंगे। मैं आपके लिए चेंज चाहिए देता हूँ, मैं आपको नई डील बताता हूँ। जैसे कि हमारी पहले वाली डील ये थी, जैसे हम लोग इस रूइंस के अंदर आएंगे और हमें जो भी खजाना मिलेगा वो हम लोग आपस में 70-30 के हिसाब से बांटेंगे। अब जबकि 70% हमारा है और 30% तुम्हारा है और तुम चाहते हो कि मैं इसको चेंज करूं तो फिर ठीक है, 70% हमारा है और बाकी का 30% ब्लैक पगोडा को जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात सुनते ही फोरफादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें शायद इस सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, यहाँ पर मैं तुमसे सारी की सारी फायरा पुरगाटरी को छीन सकता हूँ। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये नया कैरेक्टर है तो पुराना ही, ये फैंग सिटी के सिटी लॉर्ड हैं, यानी कि फैंग वू के डैड जो कि भाग गए थे। अपने साथ 2 डीमन ह्यूमंस को लेकर आते हैं, एक का नाम सिल्वर विंग बर्ड होता है और एक राइनोसोरस होता है। मास्टर फैंग वहाँ पर खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग तो बहुत ही अच्छा ड्रामा कर लेते हो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। वो सारे भी मास्टर फैंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर फैंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो फीनिक्स सिटी के पुराने सिटी लॉर्ड हैं। ब्लैक विडो बाकी के दोनों बीच की तरफ देखती है और कहती है, ये बाकी के दोनों इंसान है या फिर मॉन्स्टर्स हैं। यहाँ पे ये दोनों इंसान से मॉन्स्टर बने हैं। जिंग सुसु उन सब की तरफ देखती है और कहती है, ये सारे तो एम्परर लेवल के हंटर्स हैं। जबकि वो राइनोसोरस भी यही सोच रहा होता है, यहाँ पर इतने ज्यादा एम्परर लेवल के हंटर कहाँ से आ टपके, ये सारे इस रूइंस में क्या कर रहे हैं? पिंग उन दोनों ह्यूमन
ह्यूमन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और कहता है स्टार अलायंस में ऐसे बहुत सारे ह्यूमन मॉन्स्टर्स हैं, ये इनका ब्लड लाइन टैलेंट है, यानी कि इनके ब्लड में इस तरह की खूबी है कि ये लोग अपने आप को मॉन्स्टर में तब्दील कर सकते हैं और वो मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोग इसे ह्यूमन की तरफ से तोहफा भी कह सकते हैं या फिर हंटर्स की दुनिया की एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं कि ये बीस्ट बन सकते हैं। हालांकि ये तो अफसोस की बात है कि जैसे ही इंसानों को पता चला कि कुछ ऐसे ट्राइब्स भी हैं जिनके इंसान मॉन्स्टर्स बन सकते हैं तो उनको मार दिया गया। इनको स्टडी करने का ज्यादा टाइम नहीं मिल सका। सिल्वर विंग बर्ड राइनोसोरस से कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी पुरगाटरी फायर है, हम इसको यूज करके अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं। राइनोसोरस से कहता है हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है, हमारे हाथ में तो एक जैकपॉट लग गया है। फोर फादर आगे बढ़ते हैं और उन दोनों मॉन्स्टर से कहते हैं हालांकि यहाँ पर बहुत सारी पुरगाटरी फायर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बंदा है जो कहता है कि ये सारी पुरगाटरी फायर उसकी है। राइनोसोरस फोर फादर से कहता है यहाँ पर कौन है ऐसा जो कि हमसे पंगा लेगा, जो हमें इस पुरगाटरी फायर को लेने से मना करेगा। मुझे लगता है कि इस पुरगाटरी फायर को हासिल करने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत है। सिल्वर विंग बर्ड जिंग सुसु की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सबसे ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन है। बूढ़े हंटर के बाद लगता है कि हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ मिल जाती हो तो हम इस पुरगाटरी फायर में से तुम्हें भी काफी ज्यादा हिस्सा देंगे। राइनोसोरस जिंग सुसु से कहता है चलो जल्दी से बताओ क्या तुम ये पुरगाटरी फायर हमें लेने दोगी या नहीं। जिंग सुसु उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर बॉस नहीं है। गुडाओ बिमिंग से कहता है बिमिंग अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो और भी बहुत सारे हिस्सादार निकल आए हैं। सिल्वर बर्ड उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन सब से कहता है चलो जल्दी से बको, क्या तुम सब लोग इस पुरगाटरी फायर को हमें दोगे या नहीं, या फिर हमें तुमसे फाइट करना पड़ेगी। मास्टर ली चिल्लाते हुए उस सिल्वर बर्ड से कहते हैं रुको जरा, हम पर अटैक मत करना, हम लोग फोर फादर के साथ हैं, हम सब लोग साथी हैं। साथ ही वो फोर फादर से कहते हैं फोर फादर आप इनसे कहते क्यों नहीं कि हम भी आपके साथी हैं। फोर फादर मास्टर ली से कहते हैं हाँ ठीक है मैं इनसे कह देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कहना होगा कि ये पुरगाटरी फायर ले सकते हैं। अगर एक बार तुम ऐसा कह देती हो तो ठीक है, ये तुम्हें छोड़ देंगे, ये तुम पर अटैक नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने इनके साथ हाथ मिला लिया है, तुम भी इनके साथ हाथ मिला लो और बिमिंग के खिलाफ हो जाओ। जिंग सुसु कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए। बिमिंग उन सब से कहता है मैं इस सब के लिए एग्री नहीं हूँ, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये सारी की सारी पुरगाटरी फायर मेरी है। राइनोसोरस और सिल्वर बर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम हमारे साथ एग्री नहीं करते तो फिर तुम्हें मरना होगा। और साथ ही वो सिल्वर बर्ड अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने मुंह से कुछ फायर छोड़ता है। बिमिंग कहता है मैंने इस ब्लड लाइन टैलेंट को पहले देखा हुआ है, जब ये अपने मुंह से फायर छोड़ते हैं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर होती है, लेकिन इसके मुंह से निकलने वाली फायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। ताकि इस इंसान की म्यूटेशन की वजह से इसकी पावर कम हो गई है। हालांकि ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, इसका साइज तो बड़ा हो गया है और ये एक बीस्ट बन गया है, लेकिन इसकी पावर कम हो गई है। बिमिंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अपनी पास्ट लाइफ में मुझे इस तरह के मॉन्स्टर्स को स्टडी करने का टाइम नहीं मिला था, लेकिन अब मैं इनको जरूर स्टडी करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि म्यूटेशन की वजह से इनकी बॉडी पर क्या असर पड़ा है। बिमिंग अपने स्केलेटल गन की पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन निकाल लेता है। बिमिंग अपने ड्रैगन को अपने सामने शील्ड के तौर पर यूज करता है, लेकिन जैसे सिल्वर बर्ड का फायर अटैक उसकी शील्ड के साथ टकराता है तो बिमिंग की शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। बिमिंग कहता है इसकी रेड फायर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मेरी शील्ड के अंदर भी क्रैक्स डाल दिए हैं। वो सिल्वर बर्ड फिर से अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये शील्ड मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगी, तुम्हारा ये स्केलेटल गन मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके अंदर फायर से बना हुआ एक बड़ा सा पंछी बनता है। वो उसे कहता है अब जरा देखो ये किंग कैसे तुम्हें जलाकर हाक कर देता है। उसका वो फायर से बना हुआ पंछी बड़ी स्पीड के साथ बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बिमिंग भी अपने एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। वो अपने स्केलेटल गन को सामने की तरफ करते हुए फायर करता है और वो उसके फायर के बने हुए बर्ड को चीरते हुए सामने की तरफ चला जाता है। ये देखकर सिल्वर बर्ड भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ एक ही शॉट में इसने मेरे 100 बर्ड्स वाली फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिमिंग सिल्वर बर्ड से कहता है म्यूटेशन के बाद तुम्हारी पावर पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारी पावर कम हो चुकी है, हालांकि तुम्हारा साइज बड़ा हो चुका है और तुम एक बीस्ट बन चुके हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही बिमिंग अपने एक और सीक्रेट वेपन को यूज करता है। वो जमीन के अंदर से बहुत सारे ड्रैगन्स को निकालता है और वो ड्रैगन जमीन के अंदर से निकलकर उस सिल्वर बर्ड के ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर फैंग भी उसकी पावर्स को देखकर कहते हैं ये लड़का पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जब ये वहाँ पर फिनिक्स सिटी में फाइट करने के लिए आया था। इसके पास अब एम्परर लेवल की पावर है जो कि इंटरमीडिएट है, लेकिन फिर भी ये अपनी पीक की पावर्स को शो करवा रहा है। अगर इसे यहीं पर रोका नहीं गया ये तो बहुत जल्दी एक गॉड लेवल का हंटर बन जाएगा। बिमिंग अपने ड्रैगन से कहता है जाओ और जाकर उस सिल्वर बर्ड को टुकड़े टुकड़े कर दो, जबकि वो सिल्वर बर्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरे करीब मत आना। वो ड्रैगन उसके ऊपर जाकर गिरते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है।
और जैसे वहाँ से धुआं हटता है वो सिल्वर बर्ड जमीन पर लेटा होता है, यानी कि वो हार चुका है। ये देखकर राइनोसोरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बिमिंग सिल्वर बर्ड से कहता है, मुझे तो लगा था कि म्यूटेशन के बाद तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो गई होगी एक आम सिल्वर बर्ड के मुकाबले में, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि तुम्हारी स्किन वैसी की वैसी है। ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। राइनोसोरस गुस्से के साथ बिमिंग से कहता है, तुमने मेरे ब्रदर बर्ड को मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ। फोरफादर राइनोसोरस से कहते हैं, यहीं पर रुको, तुम्हें गुस्से के साथ अटैक करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और प्लान है। वो जिंग सुसु से कहता है, तुमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, हम ये सारी की सारी पुरगाटरी फायर अपने लिए रख सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम मास्टर फैंग के साथ मिलकर इसको मार सकते हैं, चैन बिमिंग को मार सकते हैं। तुम्हें जल्दी से अपना फैसला करना होगा, तुम किस तरफ हो। फोरफादर जिंग सुसु से कहते हैं, नए सिटी की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे भी 50% तुम्हारी होंगी, और साथ ही इस रुइंस के अंदर से जितना भी खजाना निकलेगा वो सारे का सारा 70% तुम्हारा होगा। मास्टर ली जी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिंग सुसु से कहता है, ये डील बहुत ज्यादा अच्छी है, 70% मिल रहा है, चलो हम लोग इनके साथ हाथ मिला लेते हैं और चैन बिमिंग को मार देते हैं। जिंग सुसु कहती है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, और वो चैन बिमिंग से कहती है, मास्टर चैन बिमिंग, क्या तुम अपनी कंडीशंस को बदलना चाहोगे, क्या तुम हमारी परसेंटेज को चेंज करना चाहोगे। बिमिंग जिंग सुसु की बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचता है और कहता है, हाँ मैं चेंज करना चाहता हूँ। मास्टर ली जिंग सुसु से कहते हैं, जिंग सुसु ये तुम क्या कर रही हो, तुम इसको डील करने का क्यों कह रही हो, जबकि हमें एक अच्छी डील मिल रही है, फोरफादर हमें 70% दे रहे हैं। फोरफादर भी हैरान होते हैं और कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम बिमिंग के साथ एक और डील करना चाहती हो। बिमिंग जिंग सुसु से कहता है, पहले मैंने डील की थी कि 70% मेरा होगा, अब 30% तुम दोनों का, यानी कि तुम दोनों को 15% मिलने वाला था। अब मैं नई डील करता हूँ, तुम्हें 20% मिलेगा, अकेले तुम्हें। और रही बात नई सिटी में प्रॉपर्टीज की, तो मैं तुम्हें कुछ जमीन लीज पर दे सकता हूँ जहाँ पर तुम अपनी ब्लैक पकोड़ा की शॉप बना सकती हो, लेकिन वहाँ पर बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें मेहनत करना होगी, क्योंकि दूसरी फैमिलीज वालों ने भी वहाँ पर अपने स्टोर्स बना रखे हैं। मास्टर ली चिल्लाते हुए बिमिंग से कहते हैं, क्या हम तुम्हें कोई बेकारी नजर आते हैं जो तुम हमें सिर्फ 20% दे रहे हो, जब हमें 70% मिल रहा है तो फिर हम तुमसे 20% क्यों लेंगे। कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, ये किस किस्म की निगोशिएशन है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, मुझे तुम्हारी डील बहुत ज्यादा पसंद आई, ठीक है हमारी डील हो गई, हम तुमसे 20% लेंगे। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, मैं इस राइनोसोरस के साथ फाइट करती हूँ, बाकी सबको तुम खुद ही संभालोगे। फोरफादर भी उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, ये किस किस्म का तुमने फैसला कर लिया है, तुम्हें पता है कि हम लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और साथ ही फोरफादर जंप करते हुए उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब जबकि तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम पर अटैक करने से पीछे नहीं हटूंगा। बिमिंग जिंग सुसु से कहता है, मुझे ये राइनोसोरस जिंदा चाहिए, मुझे इसको स्टडी करना है। सुसु से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि इस राइनोसोरस को तुम्हारे लिए जिंदा पकड़ लूं। और यहीं पर इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में फाइट स्टार्ट होने वाली है और हमारी एपिसोड का भी यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में इनकी फाइट देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है दो ग्रुप्स के दरमियान में। एक तरफ बिमिंग और जिंग सुसु ने हाथ मिला लिया है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर फैंग और फोरफादर ने हाथ मिला लिया है। बिमिंग जिंग सुसु से कहता है, मुझे वो राइनोसोरस मॉन्स्टर जिंदा चाहिए क्योंकि मैं उसको स्टडी करना चाहता हूँ। वो उसे कहती है, मैं कोशिश करूंगी मैं तुम्हारे लिए इसको जिंदा पकड़ लूं। जिंग सुसु ऊपर की तरफ जंप करती है और उस राइनोसोरस के ऊपर अटैक करती है। जिंग सुसु के पास उसकी अपनी एक छोटी सी तलवार होती है, जबकि राइनोसोरस के पास उसका एक बड़ा सा बैट होता है। सुसु जैसे उसके ऊपर अटैक करती है, वो अपने बड़े से उस बैट को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर फैंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पंख निकाल लेते हैं और साथ ही अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम 9 सन्स बर्निंग मिरर होता है उसको यूज करते हैं और उड़ते हुए जिंग सुसु के ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं, इसको जलाकर हाक कर दो। लेकिन जैसे वो जिंग सुसु पर अटैक करने वाले होते हैं, उसी वक्त बिमिंग का स्केलेटन गन उड़ता हुआ आता है और उनके ऊपर अटैक करता है और वो पीछे की तरफ हट जाते हैं। बिमिंग मास्टर फैंग से कहता है, तुम्हें आसपास देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मुकाबला यहाँ पर मुझसे होने वाला है। बिमिंग अपने स्केलेटन गन को वापस बुला लेता है और फिर से अपने ड्रैगन वाले मूव को यूज करता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, अब इस ड्रैगन से बचकर दिखाओ। वो ड्रैगन उड़ता हुआ मास्टर फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर फैंग जल्दी से जंप करते हुए उसके ड्रैगन के अटैक को डॉज कर लेते हैं, लेकिन बिमिंग बड़ी ही स्पीड के साथ गायब होकर उसके पीछे चला जाता है और उसकी बैक साइड से उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम यहाँ से कहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो। बिमिंग अपने स्केलेटन गन को यूज करते हुए उसके बाजू के अंदर धंसा देता है और साथ ही उसे एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और उसके बाजू को काट देता है, यानी कि मास्टर फैंग के एक बाजू को काट देता है।
अब फोर फादर ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि बिमिंग ने उसके साथी का एक बाजू काट दिया है, वो भी सिर्फ थोड़े से टाइम में। अभी तो फाइट सिर्फ स्टार्ट हुई है। मास्टर फैंग राइनोसोरस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लगता नहीं कि मेरा राइनोसोरस इन सब के सामने टिक पाएगा। अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो मेरा दूसरा बाजू भी कट जाएगा। यहाँ पीछे मुझे मार भी सकते हैं, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ये लड़का तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ। साथ ही वो फोर फादर से कहते हैं, मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक पाऊंगा क्योंकि मेरा बाजू जख्मी हो चुका है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और साथ ही वो अपने पंख निकालते हैं और वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। जबकि फोर फादर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो यहाँ से चला गया, मेरा सारे का सारा प्लान फेल हो गया। वो बिमिंग से कहते हैं, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा और एक दिन मैं तुमसे ये सारे का सारा खजाना भी छीन लूंगा। फोर फादर अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुडनाव बिमिंग से कहता है, ये तो यहाँ से भाग रहे हैं, क्या हम इनका पीछा करें? बिमिंग उसे कहता है, नहीं, हम लोग इनका पीछा नहीं करेंगे क्योंकि फोर फादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि सामने उन्होंने कोई ट्रैप बिछाया हो, हम लोग इनका पीछा करके उस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते, इन्हें यहाँ से जाने दो। उसी वक्त उन्हें पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। बिमिंग पीछे की तरफ देखता है तो राइनोसोरस नीचे गिरता है और जिंग सुसु उसके ऊपर पाँव रखकर खड़ी होती है। जिंग सुसु बिमिंग से कहती है, अब जबकि मैंने इस राइनोसोरस को हरा दिया है, चलो अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि हम लोग इस फायर ऑफ पुरगाटरी को आपस में कैसे बांटने वाले हैं। और साथ ही जिंग सुसु कहती है, अब जबकि फोर फादर यहाँ से निकल चुके हैं और हम दोनों बचे हैं तो मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है, हम लोग थोड़ी सी बिजनेस डील करते हैं। बिमिंग उसे कहता है, अब तुम्हें किस किस्म की बिजनेस डील करनी है? वो उसे कहती है, मैं भी यहाँ पर नए सिटी में स्टार अलायंस वालों से बचकर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ क्योंकि स्टार अलायंस वालों के साथ बिजनेस करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं भी यहाँ पर नए सिटी में अपनी ब्लैक पकोडा के बिजनेस को सेटअप करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा, ये सब कुछ तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, हमें इसके इस बारे में बात करना होगी। बिमिंग उसे कहता है, यहाँ पर रूइंस में इस बारे में बात करना सही नहीं होगा, मुझे लगता है कि कल तुम मेरे रॉयल पैलेस में आ जाना, हम लोग वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। वो उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, कल तुम्हारे रॉयल पैलेस पर तुमसे मिलती हूँ। फिर वो सारे लोग उन रूइंस के अंदर से उन्हें जितना भी खजाना मिलता है और वो फायर ऑफ पुरगाटरी को लेकर वापस आ जाते हैं, जबकि अभी तक रूइंस के डीप हिस्से में नहीं गए क्योंकि उन्होंने इन रूइंस के सिर्फ 2 ही हिस्सों को एक्सप्लोर किया है। अगले दिन सुबह सुबह जिंग सुसु अपने लोगों के साथ रॉयल पैलेस के बाहर आ जाती है। मास्टर ली भी जिंग सुसु के साथ ही होता है। वो उसे कहता है, मास्टर आपको क्या लगता है, कहीं उस लड़के ने हमें धोखा तो नहीं दिया? उसने हमें यहाँ पर बुलवा तो लिया है, क्या वो हमारे साथ वाकई में डील करेगा या नहीं? सोसो से कहती है, ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। वो लोग अंदर चले जाते हैं। ऐसे वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर बिमिंग तो नहीं होता, लेकिन उसकी होने वाली बीवी यानी कि जाओकिंग होती है। जाओकिंग उन सब से कहती है, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम जिंग सुसु है और तुम लोग ब्लैक पकोडा से आए हो। मास्टर ली जिंग सुसु को बताता है कि ये चैन बिमिंग की वाइफ है। जाओकिंग उसे अंदर ले जाती है और वो दोनों जाकर सोफा पर बैठ जाती है। जाओकिंग उसे कहती है, मेरे हस्बैंड आज घर पर नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ तुम्हारे साथ उस डील को पूरा करने के लिए जो कि उसने तुमसे करने के लिए कहा था। जिंग सुसु से कहती है, लेकिन मेरी डील तो बिमिंग के साथ थी, मैं उसके साथ ही बात करूंगी। तो साथ ही वो जाओकिंग से कहती है, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती होगी कि ब्लैक पकोडा वाला बिजनेस बहुत बड़ा है। हमारी ब्लैक पकोडा की ऑर्गेनाइजेशन हर तरफ फैली हुई है, हमने हर जगह पर अपना बिजनेस फैला रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर नए सिटी में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी ब्लैक पकोडा की यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं और इससे तुम्हारा नया सिटी बहुत जल्दी तरक्की करेगा। सिर्फ एक ही साल में तुम्हारे नए सिटी को हम सबसे ऊपर ले आएंगे और इसके लिए हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि इस न्यू सिटी में जितनी भी तुम्हारी शॉप्स हैं उसका आधा हमें चाहिए, यानी कि आधी शॉप्स हमें चाहिए ब्लैक पकोडा वालों को। जाओकिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग आधी शॉप्स में नहीं दे सकती। वो उसे कहती है, लेकिन ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करो। जाओकिंग उसे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जितनी भी शॉप्स हैं उनमें से ज्यादातर शॉप्स तो पहले से बिक चुकी हैं। मेरे पास सिर्फ 30% शॉप्स बची हैं, उनमें से भी मुझे अपनी कुछ फैमिलीज को वो शॉप्स देनी है। अगर तुम चाहो तो मैं सिर्फ 10% तुम्हारे लिए रख सकती हूँ। मास्टर ली चिल्लाते हुए जाओकिंग से कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम सिर्फ 10% क्यों लेंगे? हम लोग ब्लैक पकोडा वाले हैं, एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, 10% शॉप से हमारा क्या होगा? जिंग सुसु उसकी तरफ घूर कर देखती है और मास्टर ली चुप हो जाते हैं। जिंग सुसु जाओकिंग से कहती है, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। सिटी लॉर्ड की वाइफ होने के नाते तुम्हें सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक और सोल्यूशन है जिससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। तो मेरी नई डील ये है कि हम लोग यहाँ पर अपनी ब्लैक पकोडा की कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके बदले में तुम यहाँ पर हमें कुछ वेयर हाउसेज दे दो। हम लोग यहाँ पर जितना भी माल आएगा और यहाँ से जाएगा उस सब को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे, तुम्हारी फैमिलीज वाले उस माल को खरीद कर उसका बिजनेस करेंगे और ऐसा करने से हमें जितना भी प्रॉफिट होगा हम उसका 30% हर महीने तुम्हारे मेंशन में पहुंचा दिया करेंगे।
जाओ किंग कहती है ये लड़की तो बहुत ज्यादा होशियार है, बिजनेस करने की माहिर है, लेकिन इसको नहीं लगता कि मैं भी इसके जितनी समझदार हूँ। ये चाहती है कि मैं इसको बहुत सारे वेयर हाउसेस दे दूं ताकि ये बाहर से जितना भी माल आएगा और जितनी भी सप्लाई यहाँ से जाएगी उसको ये खुद कंट्रोल करना चाहती है। इससे ऐसा होगा कि हमारी जितनी भी फैमिलीज हैं उनको ब्लैक पगोडा से अपना माल खरीदना पड़ेगा। इससे तो ये हमारे सारे के सारे बिजनेस पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सप्लाई को रोक देंगे तो हमारी फैमिलीज को खरीदने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ किंग उसे कहती है मैं सिर्फ 10% दुकानें तुम्हें दे सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात तुम्हें कुछ वेयर हाउसेस देने की, तो मैं तुम्हें कोई भी वेयर हाउस नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग सारे बिजनेस को मोनोपोलाइज करना चाहते हो। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर चैन बिमिंग भी होता तो वो भी तुम्हारी इस बात को रिजेक्ट कर देता, वो भी इस ऑफर को कभी नहीं मानता। जिंग सुसु भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि ब्लैक पगोडा के जो लोग उसके साथ आए होते हैं वो कहते हैं मास्टर ये लोग तो हमें कुछ भी नहीं समझ रहे। जब हम लोग फीनिक्स सिटी में गए थे बिजनेस करने के लिए तो फीनिक्स सिटी के मास्टर फेंग हमसे खुद मिलने के लिए आए थे और उन्होंने हमसे खुद ही डील की थी, लेकिन हमें यहाँ पर खुद आना पड़ रहा है और फिर भी ये हमारी ऑफर्स को नहीं मान रहे। ये लोग अपने आप को समझते क्या है। जाओ किंग हंसते हुए कहती है क्या तुम लोग उस मास्टर फैंग की बात कर रहे हो जिसके शहर पर मेरे हस्बैंड ने कब्जा कर लिया है? वो बंदा तो अपने शहर को भी नहीं बचा पाया, फिर वो तुम्हारे साथ बिजनेस क्या करेगा? हम लोग उसके जैसे तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकते, हम लोग उससे बहुत ज्यादा लो क्लास के हैं। जिंग सुसु से कहती है मिसेस चैन बिमिंग यहाँ पर तुमने जो भी हमारे साथ बात की है मैं उस बात से जरा भी एग्री नहीं करती। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हम लोग जाकर स्टार लाइंस वालों के साथ हाथ मिला लेंगे और तुम्हारे नए सिटी के बारे में बहुत कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे वो तुम लोगों पर अटैक कर सकते हैं। जाओ किंग उसे कहती है मैं तुम्हें सिर्फ 10% दुकानें दे सकती हूँ और अगर तुम्हें जाकर स्टार लाइंस वालों के साथ हाथ मिलाना है तो तुम खुशी खुशी जाकर हाथ मिला सकती हो, मेरे हस्बैंड तुम्हें भी साथ ही मार डालेंगे। जिंग सुसु उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है चलो फिर देखते हैं तुम्हारा ये नया सिटी हमारी ब्लैक पगोडा की मदद के बिना कितने दिन तक टिक पाता है। साथ ही वो अपने लोगों से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, हमारी इनके साथ डील नहीं हो सकती। जबकि गू डाओ और डोंग फेंग जियो वो भी उनको छुप कर देख रहे होते हैं। गू डाओ कहता है मेरी भाभी तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुमने देखा उसने कैसे इनके साथ बिजनेस की बात की। जियो से कहती है हाँ मुझे पता था, मेरी एल्डर सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है और बिजनेस के मामले में वो बहुत ज्यादा सियानी है। नेक्स्ट सीन डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर का दिखाया जाता है। बिमिंग डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने उस रोइन के अंदर से मिलने वाले उस बड़े से मॉन्स्टर के स्टैचू को रखा होता है। वो उसे स्टडी करने के लिए डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर आता है। बिमिंग गू डाओ से पूछता है क्या जिंग सुसु यहाँ से चली गई? वो उसे कहता है हाँ वो लोग चले गए और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने ये भी कहा है कि वो स्टार अलायंस वालों के साथ जाकर हाथ मिला लेगी और हमारे ऊपर अटैक करेगी। बिमिंग कहता है चलो ठीक है उन्हें जाकर हाथ मिलाने दो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ एक ब्लैक बिल्डिंग वाले हैं। वैसे भी जाओ किंग बाहर है, वो इन सब के साथ डील कर सकती है। ये तो बहुत ही अच्छा है कि जाओ किंग बहुत ज्यादा समझदार है। गू डाओ बिमिंग से कहता है लेकिन तुम इस स्टैचू को घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? ये तो वही स्टैचू है जो हम लोग रोइन से वापस लेकर आए हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि आउटर स्पेस से आया हुआ डीमन यही स्टैचू है? बिमिंग कहता है हाँ मुझे पता है कि ये ब्रॉन्ज का बना हुआ एक स्टैचू है, लेकिन इसे देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पीतल के स्टैचू के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम पीतल को इसके ऊपर डालकर एक मॉन्स्टर को स्टैचू बना दिया गया है। बिमिंग वहीं पर साइड पर देखता है तो एक डीमन वहाँ पर आता है, एक बियर मॉन्स्टर, वो भी वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। बिमिंग कहता है अब ये यहाँ पर कहाँ से आ गया और इसे यहाँ से क्या चाहिए? वो बियर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उस ब्रॉन्ज के स्टैचू को सूंघना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसको सूंघता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है और साथ ही वो कुछ कहता है। स्पाइडर डीमन कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या वाकई में ऐसी बात है? बिमिंग स्पाइडर डीमन से कहता है इसने क्या कहा? स्पाइडर डीमन से कहती है मास्टर चैन ये बियर मॉन्स्टर बता रहा है ये कोई स्टैचू नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो अभी तक है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग और गू डाओ भी उसकी जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 74 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।